वेलकम बैक मैम। नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार। तो मैम जिस तरीके से कल हम आपने बताया हम लोग को थोड़ा सा कि ईटिंग डिसऑर्डर आखिर होता क्या है, मैम आज हम जानना चाहेंगे कि आखिर टाइप्स क्या क्या है। आपने पिछले सेशन में भी बताया था कि कुछ 6 टाइप्स होते हैं, तो मैम वो टाइप्स क्या है? 5 प्रकार के टाइप्स होते हैं, 5 अच्छा। टाइप्स। फिर लास्ट में बनता है जिसको कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड अवॉइडेंट ईटिंग डिसऑर्डर्स। रिस्ट्रिक्टेड अवॉइडेंट ईटिंग डिसऑर्डर्स में क्या होता है, दे आर वेरी फूडी, इनको कहते हैं वेरी फूडी, दे आर वेरी चूजी and they are very concerned about excessive concern about the smell, the taste, the color, the form, and then the nutrition, and they are very fussy, they are very picky. वही चीज खाएंगे जो उन्हें पसंद है, ढूंढ ढूंढ करके। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि उन्हें अगर आलू पसंद है तो सारी चीजें हटाते जाएंगे, दे विल ईट आलू। इवन इन समोसास हाँ। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो सिर्फ आलू आलू खा लेते हैं, बाकी सब लेफ्ट कर देते हैं। हाँ, और कुछ लोग क्या करते हैं, पापड़ी पापड़ी खा लेते हैं, आलू छोड़ देते हैं। तो अगर उनके इमोशनल एंड बिहेवियरल लेवल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो दिस इज लाइक अ नॉर्मल, विल कंसिडर एज अ नॉर्मल बिहेवियर, बट इट इज अफेक्टिंग डे टू डे लाइफ, our behavior is affecting in their in their life pattern, so it means it is going to be a disease. तो ये क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्टेड एंड अवॉइडेंट मीन्स अवॉइड करते हैं वो ऐसी चीज ढूंढते हैं कि उनको फेस ना करना पड़े, है ना। सो दे ट्राई टू गिव एक्सक्यूजेस फॉर नॉट टू ईट। और अगर खाना भी है तो वो बहुत स्पेशल फूड खाना है। तो इतनी सारे ईटिंग डिसऑर्डर्स के टाइप्स हैं जो शायद लोगों को ना पता हो। और लोगों का बहुत ज़्यादा यहाँ पर होता है जब बच्चों के एग्जाम चल रहे होते हैं। बिल्कुल। और जब स्ट्रेस होते हैं, मैंने ऐसे कई लोगों को देखा कि कई सारे कारण होते हैं, ईटिंग फैक्टर्स फॉर द ईटिंग डिसऑर्डर्स। तो फैक्टर में जो मोस्ट कॉमन फैक्टर है वो आपका स्ट्रेस है, स्ट्रेस ईटिंग, स्ट्रेस ईटिंग। सो यू आर नॉट फूडी, यू आर नॉट, योर स्टमक डजंट डिमांड, बट योर माइंड इज डिमांडिंग। और एग्जैक्टली। या इसी में ही कई बार ऐसा सुनने में आता है जब लोग कहते हैं कि जब मैं पढ़ाई करता हूँ तो मुझे भूख बहुत ज्यादा लगती है। मेरे साथ ऐसा होता है। तो ऐसा देखो ना, पढ़ाई की सब भूख लग रही है, वो आपने कहा मेरे साथ ऐसा होता है, ऐसे आप लोगों के साथ भी होता होगा, जो हमारे बिल्कुल। सुनने वाले श्रोतागण हैं और देखने वाले। तो आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है, आप लगातार खाते जा रहे हो और एक तरफ गिल्ट भी होता जा रहा है, तो जरूर इसका मतलब स्ट्रेस है। और इवन समटाइम्स मैंने ये चीज़ देखी है और थोड़ा पढ़ा भी है कि पोस्ट एग्ज़ाम जो स्ट्रेस होता है वो ज़्यादा इस ईटिंग डिसऑर्डर को प्रमोट करता है, क्योंकि एक टाइम पे जब हमारे एग्ज़ाम्स आने वाले होते हैं तो ये होता है कि हाँ हमें एक शेड्यूल प्रॉपर अपना मेंटेन करना है एंड वी जस्ट हैव टू गिव एग्ज़ाम एट लास्ट। लेकिन जब एक बार एग्ज़ाम हो जाता है तो दे लूज पर्पस। अचानक से बिल्कुल शेड्यूल में कुछ है ही नहीं करने को, बिल्कुल वो एम्प्टी हो गया है शेड्यूल, फ्री हो गया है अचानक से सडन, तो रूटीन चेंज एमलेस हो हो जाती गया है। है, रूटीन चेंज हो एग्जैक्टली। गया है। वो लैक ऑफ एम वो भी कभी कदार जो है लीड टू ईटिंग डिसऑर्डर समटाइम्स। गोल एंड पर्पस, जैसे आप अभी अपना एग्जाम्पल बता रहे हैं जी। कि लाइफ में कोई गोल नहीं है, कोई पर्पस नहीं, इसको कहते हैं एम्प्टीनेस। सो फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस, है ना। बोर्डम। हाँ, फीलिंग ऑफ बोर्डम। सो फीलिंग ऑफ बोर्डम, फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस, फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, तो भी आप जो है आप खाते जा रहे हैं। और कभी कभी क्या होता है कि आपने खाना तो खाया, लेकिन आप टेस्टी खाना नहीं है, खाना। सेटिस्फाइड नहीं हुए। हाँ, तो टेस्टी खाना नहीं है तो भी आप खा रहे हो कि टेस्ट किसी से मिल जाए, इससे मिल जाए, उससे मिल जाए, उससे मिल जाए, तो आप खाते ही जा रहे हो, खाते जा रहे हो। और इवन दो आपने कितना सारा खा लिया और स्टिल माइंड वॉज नॉट सेटिस्फाइड। तो ये भी एक कारण। कई एक दो लोगों ने मुझे अभी अभी रिसेंटली, मेरे लास्ट वीक में किसी से बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि देखिए, कभी कभी घर जाते हैं और बना के आती है, कुक बना कर जाती है, खाने में कोई टेस्ट नहीं होता, और लगता है मैं एक रोटी खा लूँ, फिर लगता है दूसरी रोटी खा लूँ, और खाती जाती हूँ, उसको टेस्ट ही नहीं मिलता। तो ये भी रीजंस हो सकते हैं। तो ये बायो साइको सोशल रीजंस होते हैं, बायोलॉजिकल रीजंस होते हैं, जेनेटिक भी इसका रीजन होता है। मदर फादर में अगर ईटिंग डिसऑर्डर्स हुआ है तो बच्चे में भी ईटिंग डिसऑर्डर का होने का चांसेस होते हैं। दूसरा मीडिया, सोशल मीडिया,
भी एक हाँ। मेजर कॉज है, बिल्कुल। मेजर कॉज है ईटिंग डिसऑर्डर्स का एंड बॉडी इमेज का। और पीयर प्रेशर है, कल्चरल वैल्यूज हैं कि देयर इज अ कल्चर नॉर्म्स हैं जो आपका ईटिंग डिसऑर्डर्स के लिए ये एक रीज़न, एक फैक्टर का रोल अदा करते हैं। और फिर आपका जो है कोई फिजिकल इलनेस, फिजिकल इलनेस में कहते हैं ईटिंग डिसऑर्डर डजंट मीन कि खा ही रहे हैं, हाँ, जैसे अभी आपने बताया कि खाते ही नहीं है, Yes. दे आर गिविंग एक्सक्यूजेस। तो कोई कोई कहते हैं ना, सुनने में आता है मुझे भूख नहीं लगती, मुझे भूख नहीं लगती। और अभी मेरी फ्रेंड ही है, वो बोल रही थी मेरे फादर इन लॉ कहते हैं कि मेरा मेरा पेट अपसेट है और मेरा पेट अपसेट है, लेकिन खाने के लिए जब दो तो खाते ही चले जाते हैं, है ना। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मेरे को बिल्कुल खा ही नहीं जाता, एक एक और भी नहीं खाया जाता है। तो कुछ ऐसे उनकी ट्रीटमेंट चल रहे होते हैं, कोई मेडिसिन चल रही होती है, तो वो मेडिसिन लेने की वजह से भूख मर जाती है, अच्छा। भूख नहीं लगती है। तो वो कहते हैं कि दे कंप्लेन अबाउट कि लैक ऑफ एपिटाइट, लैक ऑफ एपिटाइट, लैक ऑफ एपिटाइट, तो लैक ऑफ स्लीप ऑल्सो। और लैक ऑफ एपिटाइट होगा तो कम खाएंगे, कम खाएंगे तो कॉन्स्टिपेशन भी बनाएगा, एग्जैक्टली। और कॉन्स्टिपेशन बनाएगा तो मन भी खिन्न खिन्न रहेगा, और मन खिन्न रहेगा तो फिर नींद भी रात में मुश्किल होगी। तो ऑल आर इंटरकनेक्टेड, फूडिंग एंड देन ईटिंग, दैट स्लीप एंड देन डाइजेस्टिव सिस्टम। एंड अगर तीनों ही हमारी इम्बैलेंस हो गई, हार्मनी में नहीं रही, तो फिर हमारा माइंड कैसा रहेगा, मेंटल हेल्थ कैसी रहेगी, बिल्कुल। रहेगी ना ऐसे। डिजीनेस रहेगी हाँ जी। और चिड़चिड़ापन रहेगा साथ हम्म। में। लो रहेगी पूरे एग्जैक्टली। हाँ, काम करने में मन ही नहीं लगेगा, कोई भी काम करने चलेंगे तो कहेंगे कि मेरे को ताकत ही नहीं है शरीर में, फीलिंग वीकनेस। क्योंकि आपका हीमोग्लोबिन भी तो डाउन हो रहा है, आप खाना हीमोग्लोबिन। नहीं खा रहे, हीमोग्लोबिन एकदम डाउन हो हाँ रहा है, आपको धुंधला दिखाई देने लगेगा एक टाइम के बाद में, जी। जब आपको बहुत ज्यादा लो हो जाएगा हीमोग्लोबिन। तो जिस तरीके से अभी आपने देखा कि इतना ज्यादा प्रॉब्लम होती है ईटिंग डिसऑर्डर से, तो अभी आपको ये समझ में आ रहा होगा ईटिंग डिसऑर्डर सिर्फ एक छोटी मोटी बीमारी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसको लोगों को समझना चाहिए। और सिर्फ बड़े लोगों को ही नहीं, ये टीनेज जो आजकल हमारे हो रखे हैं, टीनेज लोग जो अपने, Especially होते हैं। बिल्कुल, इन लोगों को तो समझना चाहिए बॉडी अपना एक शेप देना ज़रूरी है, नो डाउट। आप अपने आप को मेंटेन रखिए, फिट रखिए, लेकिन एक अंदर से भी हेल्दी होना उतना ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि एक हेल्दीनेस होने से ही आपकी चीज़ें कहीं न कहीं जुड़ी हुई हैं। जैसे आपका देखने का नज़रिया, मतलब कि आपका जो व्यू होता है, आप देख, अगर आपका हीमोग्लोबिन डाउन होगा तो आपकी नज़र धुंधली होगी, आप देख नहीं पाएंगे, और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी इफेक्ट करती हैं खाने से ही, क्यों नहीं तो इस आई तरीके से थिंक कई प्रॉब्लम्स आती हैं हम लोगों को यस देखने में। एग्जैक्टली, एंड आई थिंक कि एक फैक्टर बुलिंग भी हो सकता है बिल्कुल। कि एक तो जो हमारी सोसाइटी से हमें एक जो मेंटल प्रेशर बनता रहता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें कोई अपने बॉडी इमेज का इतना वो इशू नहीं होता है, क्योंकि वो जेनेटिकली हेल्दी बॉडी बिल्कुल वाले सही होते हैं, बात। होते हैं। थोड़े से फैटी होते हैं वो लोग। जी। तो उन लोगों को जैसे बहुत ज़्यादा बुली किया जाता है स्कूल टाइम में। जो पतले भी होते हैं उनका भी बहुत ये बुलिंग समझिए होता बहुत है। ज़्यादा मैम, बहुत बहुत ज़्यादा मैंने बहुत। अपने स्कूल टाइम्स में, हम सब ने ही कभी ना कभी देखा होगा कोई ऐसा पर्सन रहा है या ऐसा स्टूडेंट रहा है जिसे बहुत ज़्यादा बुली किया गया, नॉट इवन इन स्कूल, बट रिलेटिव्स भी आते हैं तो उनको सिर्फ बच्चे की बॉडी इमेज के अलावा या मार्क्स के अलावा कुछ सोचता नहीं है। कि देखो वो कितना पतला है, So, इसको कुछ खिलाया करिए, ऐसे एग्जैक्टली, बोलते हैं। नहीं तो आप बेटा मेरे घर कुछ दिन चलो, हाँ। इट्स वेरी हम्म। कॉमन। लेकिन हमने जिस तरीके से इसे बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज कर दिया गया है, ये मेंटल हेल्थ पर कहीं ना कहीं से इकट्ठा होकर बहुत ही बुरा प्रभाव डालता है उस बच्चे पर। लोग तो कह के चले जाते हैं कि कुछ खाया करो, इसको कुछ देते नहीं है खाने के लिए, कैसे एक ही बच्चे को दे रहे हैं खाने के लिए। ये वर्ड्स उनके लिए बड़े नॉर्मल है, बट जो सुन रहा है, जो फेस कर रहा है, उसके लिए कितना ज़्यादा इफेक्ट करता है वो चीज़ें, उनका मेंटल लेवल कितना ज़्यादा परेशान हो जाता है वहाँ पे जाके वो लोग। ये चीज़ें लोगों को सोचनी होगी और इवन समझनी भी होगी। दैट इज द रीजन दे स्टार्ट डूइंग अनहेल्दी डाइट। बिल्कुल। कि कभी कदार जो बहुत ही हेल्दी पर्सन ऑलरेडी होते हैं, अगर उनको खाना मदर्स पूछना स्टार्ट करती है तो वो कहते हैं कि नहीं मूड नहीं है, भले उनको हंगरी है वो, बट स्टिल वो क्या करेंगे, अवॉइड करना स्टार्ट कर देंगे फूड को, ताकि धीरे धीरे उनकी बॉडी इमेज मेंटेन हो जाए, जो कि हेल्दी वे में भी किया जा सकता है थ्रू एक्सरसाइजेस। हाँ, एक्सरसाइज में एक फैक्टर है कि आपको उसके लिए पेशेंस चाहिए, और बिल्कुल सही बात। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो ट्रू। कि आजकल लोगों को सबसे ज़्यादा टीनेजर्स में प्रॉब्लम ये है पेशेंस की, उनको हर चीज़ क्विक रिजल्ट चाहिए। इंस्टेंट चाहिए, यस मैम। इंस्टेंट चाहिए। सो और वो आजकल तो स्विगी का नाम तो इतना जल्दी कॉमन आ जाता है
कि उन वो सारी घरों की मम्मियाँ जो है इतनी परेशान होती हैं, घर पे मैंने खाना बना के रखा है, हाँ। लेकिन वो खाना एज इट इज रखा हुआ है और वो स्विगी से आ गया। हाँ, तो बिल्कुल। और स्विगी से आया तो फिर क्या, कैलोरी से ही भरा हुआ आया, और कैलोरीज चले गए, न्यूट्रिशंस नहीं गए। तो दे क्या कहते हैं, हम शुगर नहीं खाते हैं। अभी मेरी फ्रेंड की डॉटर है, तो कहती मेरी डॉटर शुगर नहीं खाती है। तो मैंने कहा अच्छा, शुगर भी ज़रूरत होती है, शुगर लो हो जाता है तो वो भी हार्मफुल हो जाता है, लेकिन चॉकलेट्स खूब खाती है। तो चॉकलेट्स में शुगर है? नहीं है। चॉकलेट में कैलोरीज हैं? नहीं है। तो कितनी है? तो बच्चे कहते हैं कि वो जो मिठाइयाँ है ना, इंडियन ट्रेडिशनल मिठाइयाँ, वो उसमें शुगर होती है, इसमें थोड़ा शुगर होती है। तो बच्चों का परसीव्ड, हाउ दे आर परसीविंग फूड इन देयर ओन वे, इन देयर ओन इंटरेस्ट, अपने हिसाब से वो परसीव करते हैं। और इसीलिए देखिए आजकल छोटे से बच्चे से लेकर के यंगस्टर्स और ये 30 इयर्स के अंदर में अगर कोई गिर जाता है, तो पहले कितने बार गिरते थे, कितने बार चोट लगती थी। कभी कोई ऐसा होता था कि उसका बोन टूट गया, कोई फ्रैक्चर हो गया, कभी नहीं ऐसा सुनने में आता था कि छोटा बच्चा गिरा, फ्रैक्चर हो गया, चश्मा लग गया आपकी आंखों में। बच्चों क्या, बुजुर्ग तक को चश्मा नहीं लगता था। अभी देखिए ना, जो पैटर्न हुआ ना, ईटिंग पैटर्न जो चेंज हुआ, और साथ में जो हमारी लाइफ, एक सेडेंटरी लाइफ जो हमारी स्टार्ट हो गई, बच्चों की जो सेडेंटरी लाइफ है, खाया और बैठे हुए हैं। कहीं बाहर जाना है तो भी आपका गाड़ी है, मोटर है, स्कूटर है, साइकिल है, कुछ भी है, दे आर नॉट लाइक डूइंग एनी काइंड ऑफ द फिजिकल एक्टिविटी। तो वो भी एक कारण बन जाता है। तो न्यूट्रिशंस ना होने के कारण, कैल्शियम ना होने के कारण, प्रॉपर आयरन ना होने के कारण, फॉस्फोरस होने के कारण, फूड, वाटर इनटेक ही नहीं है। पूरा सुबह से लेकर शाम हो जाती है, एक ग्लास पानी भी उनके अंदर नहीं जाता है। तो वाटर इनटेक की कमी होने की वजह से, तो ईटिंग, आप क्या खाइए और क्या ना खाइए, किन चीज़ों से आपको बचना है और किन चीज़ों से बचना नहीं है, ये जानकारी बच्चों को मिलना बहुत ज़रूरी है। जिसमें कि बच्चों के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ही बेचारे दुखी हो जाते हैं अपने बच्चों से, कि बच्चे जो है मेरा कहना ही नहीं मानते हैं, सुनते ही नहीं है, वो अपना ही करते हैं। तो ये भी एक बड़ा इश्यू है। जो पेरेंट्स और बच्चे जब दोनों साथ में अगर बैठते हैं, तो उनको कहते हैं छोटी सी एज से, ये मुझे लगता है कि 5 इयर्स की एज से ही बच्चों की एक अच्छी पेरेंटिंग देनी बहुत आवश्यकता है। 3 इयर्स 4 इयर्स से ही सारे डिमांड मदर फादर पूरी करते रहते हैं बच्चों की। बच्चे ने जो मांगा हो, आइसक्रीम मांगा तो आइसक्रीम, चॉकलेट मांगी तो सारे घर में रिश्तेदार भी क्या आते हैं, बर्थडेज में क्या लेकर के आते हैं, चॉकलेट्स मोस्टली। ऑलमोस्ट पेस्ट्री चॉकलेट्स लेकर आते हैं, और पेस्ट्री चॉकलेट खाने, स्वीट्स उसकी खाने की आदत पड़ जाती है। तो बच्चों में ये सारे न्यूट्रिशंस की कमी होने की वजह से मेमोरी लॉस भी होता है। अच्छा। मेमोरी भी जो है आपको रिट्रीवल, कहते हैं ना, हम कहीं रख के भूल गए, हाँ। हाँ, या मुझे याद नहीं हो रहा है, चैप्टर मैंने इतने पढ़ लिए, मुझे कुछ याद ही नहीं हो रहा है। सो याद नहीं होना, मेमोरी लॉस होना, कंसंट्रेशन नहीं बनना, और साथ ही साथ जो है आई साइट वीक होना। तो फिजिकली मेंटली बहुत तरह से जो है ये हमारी हैबिट्स, जो फूड हैबिट्स है, उन पर काम करना बहुत ज़रूरी है। सभी के लिए ज़रूरी है, लेकिन अर्ली एज के लिए तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। तो मैम, जैसे अभी आपने कुछ प्रिवेंटिव मेथड्स बताए कि किस तरीके से हम ईटिंग डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, स्पेशली इन टीनेजर्स, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स कुछ ऐसे हैं जो कम एज से ही स्टार्ट होती हैं। अगर उस टाइम पे ही पेरेंटिंग में अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा पेरेंट्स ध्यान दें, तो हो सकता है मैम, और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे प्रिवेंट किया जा सकता है ईटिंग डिसऑर्डर। देखिए, तो देखिए एक लेवल पे तो हम घर पे डील करने की, को पेरेंट्स डील करने की कोशिश करते हैं, केयर गिवर्स डील करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, हाँ, बहुत इरिटेबल हो जाते हैं, बात ठीक से नहीं करते हैं, कहते हैं तुम मेरे पीछे हमेशा पड़ी रहते हो। स्पेशली इन टीनेज। हाँ, स्पेशली टीनेज। जब देखो तो मम्मी बस कहती है खाओ खाओ खाओ, क्या खाना, तो ना खाना भी मम्मियों के लिए परेशान, ज्यादा खाते हैं तो भी मम्मी कहती है हर समय खाता रहता है, हर समय खाता रहता है। तो ऐसे समय प्रोफेशनल हेल्प लेने की आवश्यकता पड़ती है। ये कोई ये नहीं कहते प्रोफेशनल हेल्प लेना, ये मैं पागल हो गया, मेरा बच्चा पागल हो गया, ये मेरी बेटी पागल हो गई, ये लोगों के मन में जो मिथ है, ये हटाना बहुत जरूरी है। कोई भी ऐसी समस्या जो अपने आप से आप डील नहीं कर पा रहे हैं, फैमिली में आप उस चीज़, एक बहुत बड़ा क्योस तैयार हो रहा है, एक सिचुएशन बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक महसूस हो रही है, उसमें अगर आप प्रोफेशनल हेल्प लेते हैं, इसमें हो सकता है मेडिसिन की आवश्यकता ना पड़े। आप एक साइकोलॉजिस्ट, एक काउंसलर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जो भी आपका प्रोफेशनल है, उसको आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और कांटेक्ट करके आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो इसमें ट्रीटमेंट लिया जाता है
कई प्रकार के ट्रीटमेंट होते हैं, सपोर्टिव साइकोथेरेपी होती है, इंसाइट ओरिएंटेड साइकोथेरेपी होती है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है, कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट कोपिंग स्ट्रेटजीज होती हैं। देयर आर द वेरियस काइंड ऑफ ए थेरेपीज जो कि मदद करती हैं उस समस्या से निकालने में। सो ये था आज का सेशन। हमने आज बहुत कुछ जाना मैम की हेल्प से कि ईटिंग डिसऑर्डर को किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है, क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपनाकर हम जिन्हें ऑलरेडी जो इस डिसऑर्डर से जो है जूझ रहे हैं उन्हें किस तरीके से हेल्प की जा सकती है थ्रू केयर गिवर्स, स्पेशली समटाइम्स वी नीड मेडिकल हेल्प एज वेल, और किस तरीके से हम कम एज से ही उसको प्रिवेंट करा जा सकता है। बिकॉज आज के समय में टीनेजर्स सबसे ज़्यादा परेशान हैं, कम एज से ही एक कॉन्फिडेंस लो हो जाना, बुलिंग इज द फैक्टर एंड डिफरेंट सोशल प्रेशर जो है, पीयर प्रेशर जो है, डिफरेंट प्रेशर होने के कारण से एक तरीके से वो खुद में भी उनके अंदर वो चीज़ आती है कि मेरी एक सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है उनकी, कि मेरी बॉडी इमेज अच्छी नहीं है, कुछ भी पहन रहे हैं उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है अपने ऊपर। तो जब आप खुद को फील नहीं करते हैं कि यू आर लुकिंग गुड, तो आप कभी भी बाहर भी जाते हो तो वो भी बहुत बुरी तरीके से आपको, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हो अपने बातों को रखने में, आप बहुत ज़्यादा जो है आपको प्रॉब्लम होने लगती है, फियर डेवलप हो जाता है, फियर क्रिएट होने लगता है। तो देयर आर डिफरेंट अदर रीजंस, अदर सिम्टम्स भी। यस, अदर सिम्टम्स एज वेल। सो दैट वाज इट। आज उन्होंने बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन जानी मैम के थ्रू एंड बहुत ही अच्छे टॉपिक्स पे डिस्कशन हुआ विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये अवेयरनेस आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो। थैंक यू बोलना, काफी हेल्प करेगी। काफ़ी हेल्प मिली थैंक होगी यू आप मैम। लोगों को। थैंक यू बोलो मेरे लिए। थैंक यू सो मच मैम Thank you फॉर so गिविंग much, Thank you. सच यहाँ आने के लिए भी आपको थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नमस्कार। और आपको अगर आगे कभी कोई प्रॉब्लम इस तरीके की आती है ईटिंग डिसऑर्डर को लेके, या फिर कभी लग रहा है कि बच्चा आपका बहुत ज़्यादा खा रहा है या बिल्कुल भी नहीं खा रहा है, तो आप ज़रूर आइए हमारे लखनऊ के लालबाग में नूर मंजिल हॉस्पिटल में। डॉक्टर अंजलि मैम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पे हम बहुत ही अच्छे सलाह देंगी जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। बाय बाय।